अमीर और 2 गरीब बहू हुई प्रेग्नेंट। कल्याणी की 5 बहुएं थीं, जिनमें से 2 बहुत ज्यादा गरीब थीं और 3 बहुत ज्यादा अमीर थीं। कल्याणी का झुकाव हमेशा उसकी 3 अमीर बहुओं के ऊपर ही रहा करता था। अपनी दोनों गरीब बड़ी बहुओं को हमेशा डांटा करती थी और घर के सारे काम भी उन्हीं से करवाया करती थी। तुम दोनों आखिरकार सुबह से कर क्या रही हो? मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जरा भी ध्यान काम में नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस तरह नहीं रहेगा। मुझे घर का सारा काम सही चाहिए और वो भी सही समय पर। और जल्दी से जाओ, रसोई में जाकर मेरी 3 प्यारी बहुओं के लिए खाना बनाकर लाओ। माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। हाँ माँ जी, सुबह से हमें बुखार भी है और सीने में जलन भी मच रही है। 2 से 3 बार तो हम दोनों ने उल्टियाँ भी कर दी है। आरती और मीनाक्षी की बात वीरेंद्र सुन लेता है। बहू, जब इतनी तबीयत खराब है तो यहाँ क्या कर रही हो? एक काम करो, हॉस्पिटल में जाकर एक बार चेकअप करवा लो। वीरेंद्र ऐसा कहने के बाद अपने दोनों बेटे रवि और वीर को बुला लेता है और उन्हें अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह देता है। जैसे ही रवि और वीर दोनों ही अपनी पत्नियों का चेकअप करवाते हैं तो डॉक्टर उनके पास आकर कहते हैं, मुबारक हो आपको, आपकी दोनों पत्नियां प्रेग्नेंट हैं और आपके घर में बहुत जल्द खुशी आने वाली है। ये सुनकर रवि और वीर दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों पत्नियों को वापस घर ले आते हैं। माँ, मुबारक हो, आपकी दोनों बड़ी बहुएं प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर भी कल्याणी के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ता। वो टेढ़ा मुंह करके कहती है, हाँ, गर्भवती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो बताओ, तुम्हारी दोनों बहुओं के लिए खाने के लिए कहाँ से आएगा? बच्चा पैदा करना कोई आसान बात तो है नहीं, पैसा कहाँ से लाओगे? भगवान की दुआ से माँ, अभी हम दोनों भाइयों के हाथ पैर सही सलामत हैं। हम मेहनत करेंगे और अपनी दोनों पत्नियों का अच्छे से पालन पोषण भी करेंगे। वीर का जवाब सुनकर कल्याणी चुप रह जाती है, जिसके बाद वीर और रवि वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही कल्याणी अपनी दोनों गरीब बहुओं को कहती है, तुम दोनों इस घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं लेकर आई हो और देखो, मेरे दोनों बेटों के ऊपर फिर से भार पर भार चढ़ा रही हो। ऐसा कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है। अरे, गर्भवती होने पर तो माँ जी को खुश होना चाहिए था, लेकिन हमारी सास तो हमसे खुश ही नहीं है। माँ जी चाहे खुश हो या ना हो, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म जरूर दूंगी और उसे एक अच्छी जिंदगी भी दूंगी। मीनाक्षी और आरती दोनों ही हॉस्पिटल से आने के बाद भी घर के काम करती हैं। वो घर के काम कर ही रही थी कि तभी अचानक से कल्याणी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अरे, घर के सभी लोग कहाँ हैं? कोई यहाँ पर आओ। मेरे बेटा, राघव, सुनील, उमेश, कहाँ हो सब? यहाँ पर आओ जल्दी। कल्याणी के पुकारने पर घर के सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। अरे माँ, क्या हुआ? आखिर क्या बात है माँ? आप इतनी जोर से हमें चिल्लाकर क्यों बुला रही थी? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मेरी बहू यहाँ बीमार पड़ी है, तीनों की तीनों, और तुम हो कि... अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। उमेश फौरन डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर आने के बाद कल्याणी की तीनों अमीर बहुओं का चेकअप करता है। अरे वाह, ये तो कमाल का इत्तेफाक है। सुबह ही मैंने आपके दोनों बड़े बेटों को आपकी बड़ी बहुओं के गर्भवती होने की खुशखबरी दी थी और अब देखो, आपकी तीनों छोटी बहू भी गर्भवती हैं। अरे मुबारक हो, आपके घर में तो बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपका घर तो भाग्यवान है। ये सुनते ही कल्याणी बहुत खुश होती है। अरे अरे, मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना था, अभी तो हमें बहुत कुछ करना था। तभी सोफिया बोलती है, अरे हमारे पतियों के चेहरे पर मुस्कुराहट तो देखो, कितने खुश हैं। मैं तो अपने पति के लिए एक बेबी करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन के बाद से तीनों अमीर बहुएं प्रेग्नेंट तो होती हैं, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी का अपनी सास के चलते फायदा भी उठाने लगती हैं। अरे माँ जी, आज हमारे घर में सफाई नहीं हुई है क्या? मुझे ऐसे वातावरण में रहना अच्छा नहीं लग रहा। कहीं मेरे इस बच्चे पर कोई बुरा असर ना हो जाए। अरे बहू, चिंता मत कर, मैं अभी उन दोनों को बोल देती हूँ, वो अच्छे से साफ सफाई कर देंगी। कल्याणी अपनी दोनों गरीब बहुओं को घर की साफ सफाई करने के लिए कहती है। देखो, घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मेरी तीनों बहुएं अच्छे वातावरण में अगर बच्चे को पैदा करेंगी तो अच्छा होगा, उनके ऊपर असर भी अच्छा रहेगा। लेकिन माँ जी, हमने साफ सफाई तो की ही थी, अभी हमें रसोई में खाना भी बनाना है।
अरे अगर अभी झाड़ू पहुंचा कर दोगी तो कौन सा तुम घिस जाओगी। चलो जल्दी से घर की सफाई करो। अपनी सास के चलते मीनाक्षी और आरती को दोबारा से घर में झाड़ू पोछा करना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी तीनों अमीर देवरानियों के लिए अच्छा अच्छा और महंगा महंगा खाना बनाती हैं, जैसे कि शाही पनीर, पुलाव, खस्ता कचौड़ी और भी कई सारे आइटम। माँ जी, आपने जो भी कहा था हमने सभी कुछ बना दिया है। अगर तुमने सारा खाना बना लिया है तो क्या अब उसकी आरती पूजा कर रही हो रसोई में रखकर? अरे जल्दी से टेबल पर लगाओ, मेरी तीनों बहू भूखी बैठी हैं। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब तो सब्र भी नहीं होता। अच्छा, मेरे गोलगप्पे खाने का भी बहुत मन कर रहा है। खाना लगाने के बाद तुम लोग हमारे लिए गोलगप्पे भी बना देना। लेकिन भूख तो हमें भी लगी है, हमें भी खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। ये लो जी, कर लो बात। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। तुम दोनों मेरी तीनों बहुओं के खाने के ऊपर नजर मत रखना। वो खाना केवल मेरी तीनों प्यारी बहुओं के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। अब जाओ और जो कुछ भी बचा कुचा रात का खाना पड़ा है उसे खा लो। कल्याणी अपनी दो गरीब बहुओं के ऊपर बहुत अत्याचार करती है और अपनी अमीर बहुओं को वो अपने हाथों से खिलाती है और गरीब बहुओं को रात का सूखा बचा कुचा खाना दे देती है। ऐसे ही देखते देखते पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उन पांचों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है। कल्याणी अपनी पांचों बहुओं के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आता है और कल्याणी के साथ उसके 5 बेटों से कहता है, एक तरफ खुशी है तो एक तरफ दुख है। ऐसा कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपकी 3 छोटी बहुओं में से एक का बच्चा तो यहाँ आते आते ही पेट के अंदर मर गया था, दूसरी का भी सी सेक्शन चल रहा है और तीसरी का बच्चा बहुत कमजोर है, उसे हमने मशीन पर लेटा रखा है। मैंने तो इतना खाने पीने में ध्यान रखा, फिर ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? जब बच्चे पेट में होते हैं तो उस समय माता को चलना फिरना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है ताकि डिलीवरी के समय कोई दिक्कत ना आए। लेकिन लगता है आपकी तीनों बहू एक ही जगह बैठकर खाती रहीं, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आई हैं। ये सुनकर कल्याणी को अपनी गलती का एहसास होता है। ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि अमीर होने के चलते मैंने अपनी तीनों बहुओं को बिस्तर से एक कदम भी नहीं उठाने दिया। वहीं अपनी दोनों बड़ी बहू को हमेशा बीमारी में भी काम करवाया। काश मैंने अपनी 5 बहू को एक समान रखा होता। कल्याणी अपनी गलती की माफी अपनी दोनों बड़ी बहुओं से मांगती है, जिसके चलते आरती और मीनाक्षी उसे माफ भी कर देती हैं। वहीं कृतिका और समायरा के बच्चे को पूरा 1 साल लग जाता है ठीक होने में। वहीं सोफिया भी दोबारा गर्भवती हो जाती है, जिसकी देखरेख आरती और मीनाक्षी अच्छे से करती हैं और इसी के चलते वो एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म देती है। अब उन 5 बहुओं के पास अपना अपना बच्चा होता है और वो एक परिवार की भांति एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सुमन और अशोक के 5 बेटे थे, जिनमें से उसने अपने 3 बेटे की शादी कर दी थी, लेकिन वह बहुत गरीब थे। रहने के नाम पर उनके पास सिर्फ एक कमरा था, जहां उसकी तीनों बहुओं ने एक कमरे में गुजारा किया था। कई साल बीत गए। अब सुमन अपने दोनों छोटे बेटे प्रेम और निखिल की शादी कर देती है, लेकिन वह दोनों अपनी पसंद की अमीर लड़कियों से शादी करते हैं। क्या अमीर लड़कियां एक छोटे कमरे के ससुराल में सिमट पाएंगी? जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां दोनों बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती हैं। माँ जी, हम दोनों बहनें शादी के भाग दौड़ से बहुत थक गई हैं। जल्दी बताइए कमरा कहाँ है, मैं आराम करना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, मुझे आराम करना है, एसी चला दीजिए। अरे बहू, ये तू क्या बोल रही है? यहाँ पर कोई एसी नहीं है और यहाँ अलग से कमरा भी नहीं है। पूरा परिवार इस एक ही कमरे में रहता है। वो देख, तेरी तीनों जेठानियाँ यहीं रहती हैं, अलग अलग पर्दा लगाकर। हाँ बहू, तुम दोनों का बिस्तर वो रहा, जाओ आराम कर लो। यू, हम ऐसे सोएंगे जमीन पर? हमारा अलग से कमरा भी नहीं है। ये क्या बात हुई भला? 5 बहुएं और कमरा एक ही। शिप्रा, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा गरीब परिवार है, हम सब एक ही कमरे में रहते हैं। तुमने मुझे बोला था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, रह लूंगी तुम्हारे साथ। हाँ बोला था मैंने, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पर कमरा भी एक ही होगा। पर अब क्या ही कर सकते हैं? अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यहीं एडजस्ट होना पड़ेगा। अरे तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ ही दिन में तुम यहाँ के सांचे में ढल जाओगी, जैसे हम तीनों बहुएं ढल गई हैं। मिताली इतना कहती है कि उसका 5 महीने का बच्चा रोने लगता है। फिर शिप्रा कहती है,
अरे प्रेम, मेरे कान बज रहे हैं या तुम्हें भी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है? यहाँ तो मुझे कोई बच्चा कहीं नहीं दिख रहा। अरे वो रहा मेरा भतीजा, मेरा डुग्गू रो रहा है। भाभी, झूले में से उसे निकालो, मैं खेलूंगा उसके साथ। अरे हाँ, मैं अभी लाती हूँ। ये देख दोनों बहुएं हक्की बक्की रह जाती हैं। फिर मिताली अपने बच्चे को साड़ी के झूले में से निकालकर अपने देवर प्रेम को देती है, जहाँ प्रेम उसे खिलाते हुए कहता है, अले ले 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 मेरा बच्चा कुची कुकू कुकू कु, आजा चाचू के साथ पूरा दिन खेलना। ओ ले 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 ले। अब तू अपने निखिल चाचू के साथ खेलेगा। ये देखो, आपकी शिप्रा चाची क्यूट है ना, आपकी तरह। नहीं नहीं, मुझे मत दो, मेरी कांच की चूड़ियां बच्चे को चुभ जाएंगी। बहुत देर हो गई है बच्चों तुम्हें, चलो अब अपनी जगह पर जाकर आराम कर लो। दोनों बहुओं का इस बात से मुंह बन जाता है और वह अपने बिस्तर पर चली जाती है। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। तभी मच्छर से परेशान होकर शिप्रा हवा में हाथ मारती है। ओहो, ये मच्छर कितना परेशान कर रहे हैं। मैं अपने घर में कितनी लग्जरी लाइफ में रहती थी और यहाँ पर एक ही कमरा है। निखिल, कुछ करो ना। अरे यार सोने दो, अब इसमें मैं क्या करूं? मच्छर है, मार दो। अभी मारती हूँ। ये बोलकर शिप्रा मच्छर को मारती है। पर्दे पर हाथ मारने से वो हाथ नताशा के सर पर लग जाता है, जिससे नताशा कहती है, अरे कौन है, किसने मारा मुझे? सॉरी नताशा दीदी, मैं हूँ, वो मुझे मच्छर काट रहा था, मैंने मारा तो गलती से आपके हाथ लग गया। अरे सोने दे शिप्रा, वैसे भी बड़ी मुश्किल से जमीन पर नींद आई थी। इस तरह शिप्रा को भी नींद आ जाती है, मगर 5 बजते ही मिताली का बच्चा डुग्गू रोने लगता है। वो उसे चुप करवाती है कि नताशा की नींद खुल जाती है। नताशा अपने कान पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करती है। इतने में सास कमरे की लाइट जलाकर कहती है, अरे नई बहुओं, जल्दी से उठ जाओ, कुलदेवी के मंदिर जाना है। वैसे भी डुग्गू ने तो जगा ही दिया है। हाँ माँ जी, बस आपकी ही कमी थी ये बोलने की। हे भगवान, इस एक कमरे के ससुराल में तो एक रात गुजारना मुश्किल हो गया। नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी तो अभी, पता नहीं और आगे क्या होगा। ये सुनकर 5 बहुएं नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। फिर सुमन के साथ कुलदेवी मंदिर के दर्शन करके घर लौटती हैं और दोनों नई बहुएं अपनी पहली रसोई का खाना बड़ी मुश्किल से स्टोव पर बनाती हैं। इसमें उनकी तीनों जेठानियां मदद करती हैं, जिसे खाने के बाद सास ससुर कहते हैं, अरे वाह बहुओं, मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने तो अमीर घर होने के बावजूद भी स्टोव पर बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ बहू, ये तो है, और इसलिए अब मुझे तुम्हें शगुन भी देना चाहिए। ऐसा कहकर अशोक अपनी जेब 2 बार टटोलकर बहू को 51 रुपए देता है और सास दोनों बहू को चांदी की पायल देती है। बहू जो भी है यही है, ये लो। कोई बात नहीं माँ जी। अरे माँ जी, आपने दोनों बहुओं को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। मेरे और दीदी के टाइम पर तो आपने 11-11 रुपए हाथ पर रखे थे। अच्छा। इस तरह दोनों नई बहू बाकी तीनों बहुओं की तरह ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। वक्त बीतता है। दोनों बहुओं को अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर ससुराल के एक कमरे में ही संघर्ष करके रहना पड़ता है, जहां उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। वहीं पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता था। फिर एक दिन सुमन अपनी 5 बहुओं को बिठाकर नई बहू से कहती है, बड़े दिन बाद तुम 5 मेरे सामने एक साथ बैठी हो, वरना काम ही करती रहती हो। शिप्रा, नताशा बहू, अब बताओ तुम दोनों मुझे चंगू मंगू की खुशखबरियां कब दोगी? माँ जी, कहाँ से आपको खुशखबरी दें? इस छोटे से ससुराल के एक कमरे में घर के सभी सदस्य की आंखों के सामने रहते हैं। मुझे अपने पति के साथ वक्त गुजारने का एक लम्हा नहीं मिलता, और जैसे तैसे ससुर जी बाहर होते हैं तो जेठानियां और जेठ जी तो इसी घर में होते हैं। वही तो, और जो रातें होती हैं उन्हें तो हम मच्छर मारने और डुग्गू के शोर में बिता देते हैं। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि जेठानी जी ने इस माचिस के डिब्बे जैसे घर में इस चंगू मंगू को कैसे जन्म दे दिया। अरे नताशा, इस घर में सभी शुरू से ही ऐसे ही रह रहे थे, तो हम भी एडजस्ट कर रहे हैं। अपनी नई बहुओं की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। उनकी बात वो समझ जाती है। वहीं दूर से खड़े 5 भाई भी उनकी परेशानी सुनकर कहते हैं, हमने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि हमारी पत्नियां कैसे रह रही हैं। लेकिन भैया, अब हमें सोचना होगा। हमें दिन रात 5 को मेहनत करनी होगी। नया 6 कमरे वाला घर लेना होगा। इस तरह उसी दिन से 5 भाई बहुत मेहनत करते हैं, इतनी कि वह सुबह जल्दी निकल जाते थे और रात को देर से लौटते थे। इस बात से उनकी पत्नियां भी परेशान थी, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहते थे। वहीं दूसरी ओर 5 बहू भी घुल मिल कर घर में अच्छे से रहने लग गई थी। नताशा और शिप्रा घर के काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन 5 भाई कहते हैं, माँ, पिताजी,
और आप सभी जल्दी से सामान बांध दीजिए, हमें कहीं जाना है। अरे जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। क्या हुआ बेटा, इस घर में हमें कोई निकाल रहा है क्या? मुझे टेंशन हो रही है बेटा, आखिर हुआ क्या? हमने कहा ना माँ, बताने के लिए वक्त नहीं है, जल्दी से कीजिए, कहीं हमें जाना है। अपने बेटों की ये बात सुन पूरा परिवार जरूरी सामान बांध लेता है, जिसके बाद पांचों भाई उन सभी को नए घर में ले जाते हैं। और उस नए घर को देखकर नताशा कहती है, अरे प्रेम, ये इतना बड़ा घर किसका है? तुम यहाँ क्यों लाए हो हमें? ये हम सब का घर है, अब से हम सभी अपने नए घर में रहेंगे। क्या इतना बड़ा घर हमारा है? पर तुम पांचों ने कब लिया और इतना पैसा कहाँ से आया? माँ, उस दिन जब आप अपनी बहुओं के साथ बैठकर बातें कर रही थी तो हमने सुन लिया। हमें उनकी परेशानी समझ आई कि एक ही कमरे में रहकर पांचों बहुओं को बड़ी मुश्किल से रहना पड़ रहा है। वही रसोई, वही बाथरूम था, इससे आप सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कोई बता ही नहीं रहा था। इसलिए हम पांचों भाइयों ने दिन रात मेहनत करके इस घर को आज ले ही लिया। अब सबके पास अपना अपना कमरा होगा। जेठ जी, अगर आपको हम दोनों की बात से कोई आघात पहुंचा हो तो हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए मुहूर्त का समय हो रहा है। इस तरह पूरा परिवार अपने नए घर में हवन करता है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी नए घर में रहने लगते हैं।